ओके, यू कैन आस्क। मैम क्वेश्चन पूछा है कि इन प्लांट नहीं plant in comparison to animal are more rapidly manipulated by the genetic engineering. Select out of the most probable reason for this. So options है totipotency shown by plant cell. Single somatic cell can regenerate a whole plant body. Genetic engineering is supplemented with plant tissue culture technique. लास्ट वाला है ऑल ऑफ दिस। ओके, थर्ड वाला है क्या? मींस फर्स्ट टू ऑप्शंस आप बोलेंगे एक बार, बिकॉज द लास्ट वन जो सप्लीमेंटेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दैट इज ऑफ कोर्स उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मैम एक मिनट है। राइट मैम आपने क्या पूछा? हाँ, मैंने पूछा फर्स्ट टू ऑप्शंस क्या था? टोटिपोटेंसी शोन बाय प्लांट्स, ये था राइट? यस मैम। देन सोमैटिक सेल का था क्या? इट कैन यस मैम। ओके, थर्ड था दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग से सप्लीमेंट मींस वो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ओवरऑल। यस मैम। ओके, सो एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, सारी की सारी। बट उन्होंने तो बोला है मोस्ट प्रोबेबल रीजन बताना है, इसलिए मैंने फर्स्ट टिक किया था। ओके, अगर मोस्ट प्रोबेबल रीजन है तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर देन। अगर मोस्ट प्रोबेबल टोटिपोटेंसी आएगा ना, बट वो पूछ रहे हैं ऑल मींस ओवरऑल क्या पूछ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा मैनिपुलेट किए जाते हैं, यानी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया गया है, इन शॉर्ट ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देन उन्होंने कहा सेलेक्ट आउट द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। इनमें इसको करने के लिए मींस ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, अंडरस्टैंड, टोटिपोटेंसी है तभी तो हम प्लांट का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, पहला रीजन ये है। देन दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेचुरली भी आपने एनवायरनमेंट में देखा है प्लांट के पास एक अलग क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी इनफैक्ट आपके मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स भी जो एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। खुद आप लोग कर चुके हो, आपके घर में, आपके होम गार्डन्स, गमलों में ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जो बाय ओनली इम्प्लांटिंग रूट और स्टेम और लीव्स वो उग गए। Okay, so that is the regeneration capacity of plant. So B भी right option है। And third is about genetic engineering. Genetic engineering अगर नहीं होता तो question का meaning ही नहीं बन पाता। क्वेश्चन है ही जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, सो थर्ड ऑप्शन आप कैसे भूल सकते हो? बाकी दो तो नेचर ने दिए हैं, थर्ड तो आपने क्रिएट किया है। इसीलिए तीनों ही, अगर ये क्वालिटी नेचुरली नहीं होती ऑलरेडी तो आप भी उस चीजों में मैनिपुलेशन नहीं करोगे। एनिमल्स में इस लेवल पे इवन हायर, जितने ज्यादा हायर एनिमल्स होते गए हायर ऑर्डर में, उनका ओवरऑल रीजनरेशन कैपेसिटी या उनके अंदर की टोटिपोटेंसी किल हो गई, रिस्ट्रिक्ट होती गई। वी आर मोर रिस्ट्रिक्टेड नाउ। हमारी बॉडी में हार्डली कुछ सेल्स है जो रीजनरेट होते हैं, दैट इज फ्यू ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यूज, आपका स्किन, ये तो बहुत ही मिनिमल लेवल पे होता है, दैट इज, एंड उसके अलावा आपके हेयर एंड नेल्स, उसके अलावा और कोई चीज रीजनरेट नहीं होती। ले दे के एक ही चीज रह गया, लिवर, वो भी रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकता। सो इस टाइप की सिचुएशन होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया है, लिमिटेशंस आ गए हैं एनिमल पे रिसर्च करने पे। प्लस ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिजल्ट है, फास्टर रिजल्ट जो है, वो प्लांट शो करते हैं, क्योंकि उनके अनदर जनरेशंस जो है, आप फ्यू इयर्स में मींस विद इन 5 इयर्स, 6 इयर्स और 10 इयर्स, चलो लॉन्गेस्ट ले लो, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करेगा तो 1 डिकेड से ज्यादा नहीं कर पाएगा रिजल्ट के लिए, इफेक्टिव रिजल्ट के लिए। तो उतने में प्लांट्स के 2 से 3 जनरेशन आप देख सकते हो, जो कि ह्यूमन एनिमल्स में देखना थोड़ा मुश्किल है, या फिर एनी ऑफ द हायर ऑर्डर एनिमल्स, स्पेशली हायर ऑर्डर से मीनिंग मेरा मैमल्स या वर्टिब्रेट से ही है। रीजन इसकी क्लोज जेनेटिक्स भी उन्हीं से रिलेटेड है, और अगर किसी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो इम्पैक्ट भी आप हमसे ही कंपेयर करना चाहोगे। हम जैसे करंट एग्जांपल दे दूं, वी आर डिस्कवरिंग मेनी मेनी ड्रग्स एंड वैक्सीन्स इन करंट सिचुएशन। तो क्यों अपने लिए कर रहे हो? आपको डॉग की पॉपुलेशन थोड़ा ना सेव करनी है, कैट की या एनी अदर थिंग्स की, आपको खुद की पॉपुलेशन सेव करनी है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ कॉन्सेप्ट भी हमारे फायदे के लिए डेवलप हुआ है। तो प्लांट में एज एन एग्रीकल्चर ही इसको देखा जाता है पॉजिटिव, एंड एनिमल्स में एज अ फूड, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ड्रग्स, यही चीज देखी जाती है। सो यही कुछ फैक्टर्स हैं, बट
लेटर ऑन इट वाज रिसर्च्ड कि प्लांट में नेचुरली ये बेटर क्वालिटी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से, तो उनमें मॉडिफिकेशंस कर पाओगे, उनकी ग्रोथ फास्टर है, उनके रिजल्ट ज्यादा वायबल है। दैट्स व्हाई मोस्ट प्रोबेबल जो रिजल्ट है तीनों ही है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड एनी ऑफ वन पॉइंट अगर इसमें से नहीं होता जो प्लांट में है क्वालिटी, तो ये मैनिपुलेशंस आप ज्यादा कर भी नहीं पाते। क्वेश्चन का मीनिंग ही वही है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, सोशल क्वेश्चन है। मैम वैसे उन्होंने आंसर ऑल ऑफ दिस दिया है, हाँ ऐसे पूछा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल बताना है। हाँ, तो मोस्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट। देखो बच्चे, मोस्ट प्रोबेबल का मीनिंग है नहीं कि आपको कोई एक ही चुनना है, मोस्ट प्रोबेबल मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो दैट इज, शायद आप कंफ्यूज हो गए विद द वर्ड प्रोबेबल, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोबेबल मतलब क्या, ये हो सकता है क्या, ये चीजें हो सकती है क्या, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बातें भी शायद वैलिड है। तो आप अगर ऑनेस्टली बोलो, जो भी आपने पढ़ा है तीनों ऑप्शंस वैलिड है, राइट? ये तीनों ऑप्शन साथ Yes, में ma'am. काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी आप क्वेश्चन बना रहे हो। एंड क्वेश्चन इज कि प्लांट जो है एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा मैनिपुलेट किए जाते हैं इन फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो मोस्ट प्रोबेबल रीजन आर ऑल थ्री। डजंट मीन कि वन मोस्ट प्रोबेबल का ऐसा मीनिंग ही नहीं है कि एक आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखो, अगर एक और चौथा, एक और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन होता, फिर पूछते मोस्ट प्रोबेबल, तो शायद एबीसीडी में से कोई एक होता। जब आपको प्रिविलेज दे दिया है, तीनों पॉइंट से तीनों राइट है और ऑल ऑफ द अबव का प्रिविलेज है, तो वही राइट आंसर भी होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, मींस दिस इज द पैटर्न टू डिटेक्ट कि क्या है। अदरवाइज कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे चारों ही राइट है और आपको राइट में मोस्ट राइट ढूंढना होता है, वहां पे पूछ लिया मोस्ट प्रोबेबल तो एक ही है, एक ऑप्शन ही है। बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रिविलेज पॉइंट देके रखा है एक ऑप्शन में कि सारे के सारे हो सकते हैं क्या, देन व्हाई नॉट, ये सारे ही मोस्ट प्रोबेबल है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एडीए इन द बॉडी इज, और ऑप्शन है बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लाज्म और मोनोसाइट्स। ओके और मैंने टिक किया था बोन मैरो और उनका कहना है लिम्फोसाइट्स। ओके। एंड आपको क्यों ऐसा लगा बोन मैरो ही है? मैम बोन मैरो ही तो एडीएच है ना एडीएच एडीएच बोला आपने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नो मैम, एडीए एडेनोसाइन डियामाइनेज। ओके ओके, adenosine deaminase, ओके। सो यस, व्हाट्स योर आंसर नाउ? मैंने तो बोन मैरो दिया था, बट वो बोल रहे कि लिम्फोसाइट्स। ओके मैम पहले तो बोन मैरो से ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनेंगे ना, फिर वो जो लिम्फोसाइट वो सेकेंडरी होगा ना, तो फिर ओके मुझे तो लगता है बोन मैरो चाहिए था। ओके ओके। बेसिकली बच्चे, ओके आपको ऐसा लगता है, बट कोई भी चीज, मींस आपको ये देखना है कि किस प्रोडक्शन के पूछने के बारे में बात की है, कि एंजाइम प्रोडक्शन के बारे में, राइट? मींस यस मैम। इम्यूनिटी सिस्टम का एंजाइम है, उसके प्रोडक्शन के बारे में बोला है। ऑप्शन में लिम्फोसाइट दिया था। यस मैम। हाँ, तो आपका ऑप्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी लिम्फोसाइट। रीजन इज, वो पर्टिकुलर एंजाइम का लोकेशन क्या है। अगर लिम्फोसाइट ऑप्शन नहीं होता ना, देन आप कनेक्टिविटी लगा सकते थे कि ओके बोन मैरो होगा, बोन मैरो क्योंकि और सारे ब्लड कॉर्पसल्स बनाता है, तो इसीलिए हम उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, देन करेक्ट। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन इजी है और आंसर भी आपके सामने है, और आपने खुद एक्सेप्ट किया कि लिम्फोसाइट होता है। बट क्योंकि आप बोल रहे, आपने क्या अपना लिंक एक्स्ट्रा लगा लिया, क्योंकि लिम्फोसाइट बोन मैरो से बनता है, इसीलिए उसका राइट आंसर वहां होना चाहिए। बट अब सोच के देखो, बोन मैरो इज द लोकेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंथेसिस, ठीक है? वो अभी सेल्स बनाएगा, माइटोटिक डिविजन्स करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, तब जाके वो सेल्स का नंबर बढ़ेगा। बट एंजाइम तब तक नहीं बनेगा जब तक वो सेल अपना मेच्योर ना हो जाए या अपने जी नॉट फेज में ना चले जाए। कोई भी सेल अपना रेगुलेटेड फंक्शन नहीं करता है तब तक जब तक वो जी नॉट फेज में ना जाए। तो आप बताओ, लिम्फोसाइट बोन मैरो में रहते हुए, इमेच्योर फॉर्म में रहते हुए, क्या बोलते हैं कि अडेनोसाइन डीएमाइनेज बनाएगा, एडीई बनाएगा? जस्ट टेल मी। नो मैम। एग्जैक्टली।
तो इसीलिए जैसे ही वो मेच्योरेशन में आएगा, जी नॉट फेज में आएगा, अपना रेगुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको अपने कुछ सपोर्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। कोई भी सेल्स यही करते हैं, तब मैम जाके मुझे लगा कि वो एंजाइम्स। जो कल्चर करते हैं ना, हम जब WBC बाहर निकालते हैं फिर उसका कल्चर करते हैं, मुझे लगा बोन मैरो सही रहेगा इसके लिए। नहीं नहीं, आपने ज्यादा सोच लिया, इधर ओवर थिंकिंग कर ली। यहाँ पे मैम रिक्वायर्ड एनसीईआरटी में पूरी लाइन है लिम्फोसाइट ही है उसका आंसर। राइट। बच्चे एनसीईआरटी तो आप फॉलो कर ही रहे हो, मैं भी आपको ज्यादा इसलिए मॉड्यूल या कोई और रेफरेंस बुक आपको फोर्स नहीं कर रही। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, लाइन टू लाइन उसको रीड करिए। आज तो मेरा पूरा दिन आप 12th वाले बच्चों के साथ चला गया। आज सिटी में था, सिटी के बच्चे आए थे आज, देन आप लोगों के साथ है। तो मैम एक क्वेश्चन है। राइट, बोलो बोलो। और मैम रोप एक जीन या प्रोटीन है? क्या क्या यस रोप? मैम, मुझे भी वही पूछना हाँ, था। ओके हाँ, एक वन बाय वन। रोप की बात कर रहे हो? ROPE? नो मैम, ROP। ROP रोप, मैम वो वो जो PBR PBR 322 में 323 है पे ना था ना, वो रोप? वाला। ओके, हाँ, तो आप पूछना चाह रहे हो रोप इज अ जीन और इट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन। सो बेसिकली ROP मींस रॉक बोलते हैं, तो इट इज द प्राइमर। चलो सारी चीजें हटा के, ये हमारा प्राइमर है मेनली, राइट, इन मैम सिंपल उन्होंने लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या पूछा है कि द फॉलोइंग आर ऑल जीन एक्सेप्ट, और ऑप्शंस दिए हैं क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, रॉप और साल फर्स्ट। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया है? रोप दिया है मैम। मैम क्योंकि रोप जो है वो प्रोटीन है जो रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है ना, राइट बाकी सारी जीन है, और राइट। उन्होंने वो आंसर एक्चुअली रॉन्ग दिया है। रोप जो है ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये कॉपी नंबर्स जो होते हैं ना, कितने कॉपी करने चाहिए कितने नहीं, उसको कंट्रोल करता है। दैट इज द आंसर फंक्शन काय ऑफ देते? रोप। हाँ, अब मुझे बताओ ऑप्शंस क्या, क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज रोप? दैट वाज द नो क्वेश्चन। नो मैम, मैम, द फॉलोइंग आर क्वेश्चन था। ऑल जीन एक्सेप्ट। द फॉलोइंग आर द जीन एक्सेप्ट यस मैम। रोप, एक्सेप्ट रोप, दैट इज नो मैम, आंसर। सिर्फ एक्सेप्ट और ऑप्शंस दिए हैं क्राई फर्स्ट AC, क्राई ओके सेकंड AB, ओके, रोप और साल फर्स्ट। तो आप लोगों ने रोप ही किया है या नहीं किया नो यस रोप? मैम, मैम, रोप मैम किया मैंने, है। और रोप इज द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर? क्वेश्चन नो यहाँ पे मैम, उन्होंने राइट आंसर साल फर्स्ट दिया है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने साल फर्स्ट दिया है, मैंने रोप किया था। ओके, बट बच्चे सेल्फ फर्स्ट इज द जीन, हाँ मैम, वही तो फिर क्योंकि इन्होंने। ये सेल्फ फर्स्ट इज वन जीन जो प्रोटीन्स बनाते हैं, फर्दर फ्यूचर में प्रोटीन्स बनाते हैं। ये मोस्टली जो पर्टिकुलर जीन है ना, ये टिश्यू कल्चर में यूज होता है एक्चुअली। मैम वो तो जीन है ना। राइट हाँ राइट, मैम, हमारा भी फिर वही है, वही पर तो ना। उन्होंने आंसर गलत दिया है तो हो हमारा। सकता है इसका हमने रोप। आंसर भी गलत हो। रोप इज द राइट आंसर देन। अगर क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन, या फिर गिवन आर द नंबर ऑफ जीन्स या नेम ऑफ जीन्स एक्सेप्ट द वन और एक्सेप्ट एनी वन, तो आंसर उसका रोप ही आएगा, जो भी होगा ये। मैम और जो NCERT की पेज नंबर है ना 199, उस पे क्या ओके, दिया है कि रोप जो है ना वो एक कोड है प्रोटीन के लिए, और जो साल फर्स्ट है ना वो एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट जीन हो सकती है क्या? ओके, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर? पहले चैप्टर एंड पेज नंबर आप मुझे बता दो। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके ओके, वेट वेट, लेट मी ओपन द चैप्टर। मेरे पास PDF है एक्चुअली, वेट। पेज नंबर 199। यस मैम। यस ओके, मैम। चलो क्लोनिंग साइट्स की बात कर रहे हो क्या आप उसमें? यस मैम। यस मैम। हाँ, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो आप? मैम जो डायग्राम दी है ना उसके नीचे एक येलो कलर का बॉक्स है, फिगर उसमें 1 अच्छा अच्छा, 11.4 में ओके, है ना वहाँ क्लोनिंग पे। वेक्टर का लेबलिंग, ओके ओके। तो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ओके, दिस इज इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये PBR का डायग्राम है जिसमें बोल रहे हैं उन्होंने अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स के जीन्स के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से जीन्स हैं उनका नाम। देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी है इसमें। ओके, देन
दे आर सेइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के भी उन्होंने दिए हुए हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए, एंड रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. ओके, सो यू आर सेइंग कि इनमें से कौन से रोप कोड्स होंगे? नो मैम, रोप तो कंफर्म अब हो गया है कि वो जीन है, हाँ, जीन नहीं है। बट जो साल फर्स्ट है नहीं ना, नहीं 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 बच्चे, नहीं, रोप आपका प्रोटीन है. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्राइमर जो कि बेसिकली क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉपीज और इन सबको देखता है. बट जो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोप कोड्स, रोप को बनाने के लिए कोड्स, कोड्स से जीन बनते हैं. एक जीन में कोड्स पड़े होते हैं. जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. डीएनए के उस जीन के अंदर कोड्स होते हैं. वो कोड्स का उसमें उसने उन्होंने कहा है रोप कोड्स बनाया हुआ है. सी सी रीड द लाइन वन मोर टाइम. रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन. द प्रोटीन मीन्स द रोप प्रोटीन. द लगा दिया ना, द का मीनिंग है उस चीज के लिए जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं. इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. एंड मैंने ऑलरेडी बताया कि रोप प्रोटीन किसमें काम कर रहा है वो. सो दैट्स व्हाई रोप इज नॉट द प्रोटीन, नॉट द जीन, इट इज द प्रोटीन फॉर श्योर. मैं कंफर्म कर लेती हूँ, रुक जाओ. मैम फिर तुम फिर जो साल फर्स्ट है हाँ वो जीन होना चाहिए. बच्चे, सेल्फर्स्ट इज जीन, वो तो है ही. रोप जो है बेसिकली ये आपका इसका फुल फॉर्म रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोलते हैं. ठीक है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर. प्राइमर आपको पता ही है क्या है, वहां से इनिशिएट हो जाता है आपका रेप्लिकेशन. और अगर रिप्रेसर ऑफ प्राइमर मींस बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज जो भी होंगे उनको कंट्रोल करेगा. तभी तो रिप्रेसर बोल रहे हैं, उसका नाम रिप्रेसर इसीलिए पड़ा है, ये इसका मेजर मीनिंग है. और ये इकोलाई के प्लाज्मिड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तभी इकोलाई अपना काउंट, अपना नंबर जो है वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर जीन की वजह से कंट्रोल कर पाते हैं. देयर शुड बी अ जीन. मैं बता देती हूँ, यूनिवर्सल है. हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में एक जीन होता है जो किसी चीज के एंड को डिक्लेयर करता है. कोई भी चीज इनफाइनाइट नंबर्स तक रेप्लिकेट नहीं कर सकती और बढ़ नहीं सकती. उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक जीन होते हैं जो उनके कॉपी को, उनके एक्शंस को, उनके डेथ को, हर चीज की टाइमिंग और हर चीज सेटअप करके रखते हैं. इसीलिए मैंने कहा आंसर की गलत होगी. अगर रोप आंसर की नहीं है तो फिर वो ठीक कर लेते हैं. ओके, वो क्वेश्चन आप लेकर जाओ. मैम और एक क्वेश्चन है, द अप्रोच ऑफ सेविंग द entire forest to save the tiger is called. The act of saving. नहीं, the approach of saving the entire forest to save the tiger Okay. is called. Okay. आपके ऑप्शंस क्या है? In place conservation, in situ conservation और ex situ conservation. ओके, सो बेसिकली वो टाइगर के अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अगर एक फॉरेस्ट में या फिर गिवन एरिया में अगर हम कर रहे हैं इन सिटू इज द आंसर. यस मैम. ओके, अब आपका कंफ्यूजन क्या है? मैम कैसे आए वो बताओ ना. ओके, पहली चीज ये बताओ, इन सिटू और एक्स सिटू का मैम मैंने तो वो दिया था एंडेमिज्म. ओके ओके, सो उसका मतलब है मैम एक मिनट. हाँ, तो मैं बोल रहा था उसका मतलब है स्पीसीज कन्फाइंड टू द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. आप अंडेनिज्म के बारे में बता रहे हो? यस मैम. ओके, तो फिर मैंने फर्स्ट दिया था और उनका कहना है कि वो मींस इन सिटू तो है पर उसमें भी वो इसमें चाहिए था. ओके बच्चे, ओवरथिंक कर रहे हो आप यहाँ पे. अगेन अभी देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मींस चैप्टर से ही, चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, बाहर का कुछ नहीं कह रही. अगर आपको, आपका पर्पस क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, आप चाहते हो कि एक एक्सटिंक्शन, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एक स्पीशीज है, उसको आप सेव करना चाहते हो. एग्जांपल हमारे सामने टाइगर है, ठीक है, टाइगर इंडेंजर्ड में आ रहा है. इट इज आपको सेव करना है फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना पड़ेगा. ठीक है, अभी
बेसिकली क्या होगा, जैसे अगर टाइगर को लगेगा कि उसके लिए डिफिकल्ट है वो सिचुएशन, उसका खाना ढूंढना, उसका हंटिंग, उसका रिप्रोडक्शन, उसका सर्वाइवल, अगर ये सारी चीजों मेजर लाइफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ही उसको डिफिकल्टी अगर लग गई, तो क्या होगा, वो और ज्यादा दे विल बी मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो इसीलिए आप पूरे फॉरेस्ट को सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइगर भी सेफ हो जाएंगे। दैट इज द कनेक्शन ओवर हियर। समझ रहे हो आप? यानी अगर आप ट्रीज पे टारगेट कर रहे हो, नेचुरल हैबिटेट पे टारगेट कर रहे हो, उसके टाइगर के नेचुरल हैबिटेट पे, उस फॉरेस्ट को आप रिजर्व कर रहे हो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, टाइगर भी रिजर्व हो जाएगा। रीजन इज वो अपने सर्वाइवल जो भी उसके क्राइटेरियाज है या जो भी एक्टिविटीज है उसके अप्रोच के लिए उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आप दूसरी स्पीशीज संभालोगे तो उनको खाने के लिए मिलेगा कुछ। सो आप सिर्फ टाइगर क्या बोलते हैं सिक्योर इसलिए नहीं कर सकते, सिर्फ टाइगर को ही नहीं बचाना है ना, उसके आसपास की स्पीशीज को भी बचाना है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो इन सिटू में क्या हो जाता है, आप इन सिटू में क्या करते हो, उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को उनके ही राइट ओरिजिनल या नेटिव रीजन में आप सेव कर रहे हो, दैट इज इन सिटू। करेक्ट? और एक्स सिटू में आप क्या करते हैं, यू क्रिएट समथिंग, आप आर्टिफिशियली उस चीज को क्रिएट करते हैं या आप जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। यही कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। मैं आपके चैप्टर के ही पॉइंट्स आपको मींस रिकॉल करवा रही हूँ। तो इसीलिए क्या कर रहे हो आप, नेचुरल हैबिटेट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल हैबिटेट्स को एक साथ एक जगह पे सिक्योर कर रहे हो, जिसकी वजह से ओवरऑल जो टाइगर है उसका भी पॉपुलेशन बच रहा है। यू आर टेकिंग नेचुरल अप्रोच, और यही हो रहा है जो आजकल एक्ट जो हो रहे हैं नेचुरली। आप जू में रख के टाइगर के पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इट विल बी स्ट्रेस। टाइगर जो है एज अ ऑर्गेनिज्म इट इज गोइंग टू बी अंडर स्ट्रेस ऑल द टाइम। आप उसे ओपन फॉरेस्ट में रखोगे तभी वो सर्वाइव होगा, और तब सर्वाइव होगा जब उसको फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। शेल्टर इज द फॉरेस्ट, फूड इज द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट। सो इस तरीके से ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को हम इन सिटू बोलते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। और मैम जो एंडोमिज्म है वो क्या है? तो बेसिकली जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ओवरऑल जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिए होता है, एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ही नहीं, जेनेटिकल एस्पेक्ट्स या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक्स को भी हम स्टोर करके रख रहे हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एक्स सिटू भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लस आप अगर उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में भी रख रहे हो तो आप क्लोज अटेंशन दे रहे हो उसके ऊपर। लाइक उनका फूड अवेलेबल होना चाहिए, उनको फील नहीं होना चाहिए कि उनको किसी ने आसानी से खाना दिया है, उनको वो नेचुरल फील करवाना है। तो ये कॉन्सेप्ट एंडलिज्म के केस में आ जाता है। बट वो इन सिटू या एक्स सिटू नहीं है, इन सिटू एक्स सिटू कंप्लीटली अलग है। मैम उसमें कंफ्यूजन हो गया फिर तो। ओके ओके। मैम और एक क्वेश्चन है फॉर द फॉगिवोरस बर्ड्स एंड mammals in the tropical forest of a different continents, the slope of the species richness to area explored is found to be, ओके ओके और ऑप्शंस दिए 0.2, 0.6, 1.15 और 1.2। ओके ओके। एक और काम मैंने करो, दिया हाँ हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन, वो मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। एक बार मैं लिखती हूँ, आप एक बार फिर से बोलो, मैं यहीं पे लिखती हूँ, मुझे समझ में आएगा। यस, हेल्प विद द फॉर क्वेश्चन। फॉर फ्रॉगीवोरस बर्ड्स। फ्रॉगीवोरस, यस स्पेलिंग? मैम, FRUGIVOR ओके, फ्रॉगीवोरस, ओके ओके। यस, उसके बाद birds and mammals बर्ड्स एंड मैमल्स in the tropical forest इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट of a different continents, the slope of the species richness ओके, द स्लोप ऑफ स्पीशीज रिचनेस विल बी, यही है ना? to the area explored is found to be। टू द एरिया एक्सप्लोर्ड, Yes मैम। एरिया एक्सप्लोर्ड या फिर फाउंड टू बी?
area explored is found to be. अच्छा, तो हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक है स्पीशीज रिचनेस, मींस हमें ये देखना है कि स्पीशीज रिचनेस और जो एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज, उनके बीच के स्लोप का नंबर क्या है, राइट? Yes, ma'am. वो वैल्यू क्या है? तो वैल्यूज क्या क्या दी हुई है आपको? एक है 0.2, 0.6, 1.15 और 1.2. ओके, मैम आंसर रॉन्ग है मेरा, बट ऐसा आपको क्यों मीन्स उनके लिए 1.15 ही क्यों? ओके ओके, सो क्योंकि बेसिकली बोलो बोलो। जो उसके ऊपर वाले जो है ना, उनके लिए z की वैल्यू 0.6 to 0.2 1.2 दी है, ओके और सिर्फ फ्रोगेवोरस के लिए उन्होंने 1.15 दिया है. ओके ओके, एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट मैम ये इट। पूरी एनसीईआरटी की लाइन है और इसका Yes, आंसर ma'am. 1.15 ही दिया है। हाँ राइट, मींस ये डायरेक्ट हाँ है, तो ये एक्सप्लेन करो ना मैम, ये ऐसा क्यों इन्होंने कहा? ओके, द थिंग इज, अभी देखो, इसी हाँ, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों? इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों? क्योंकि सी बच्चे, ये जो कैलकुलेशंस है, आई एम नॉट गुड एट कैलकुलेशंस, तो मैं इसका डेरिवेशंस बस आपका सुपरफिशियली बताती हूँ। यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोई भी ओरिजिनली बताती हूँ कैसे काउंट होता है ये सब। किसी भी एरिया में या डिफाइंड लैंड में स्पीशीज रिचनेस को पहले काउंट किया जाता है। एरिया एक्सप्लोर्ड मींस कितना वो स्पीशीज जो है वो कितने रीजन तक फैल पाता है या कितना कर पाता है। किसी भी चीज का रेशियो जो है आपको ही पता है, रेशियो मींस इसको एक को रखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड वो जो वैल्यू होती है दैट विल बी द स्लोप। ठीक है, वो आपको वो तो पता ही होगा। स्पीशीज रिचनेस अगर s है तो s/a आपको देखना है, और उसकी वैल्यू है वो ये वैल्यूज है। अभी एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, एंड स्पीशीज रिचनेस काउंट जो होगा, इनके रेशियो को हम बताने की कोशिश करें तो ये मैनुअल काउंटिंग होते हैं। देन अब आप कह रहे हो कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है एंड आंसर इज दिस, राइट? यस अब ये जो Yes, ma'am. आंसर है ये इसके लिए क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसा आपकी एनसीईआरटी में वैल्यू दिया है, बट वो वैल्यू कहाँ से आए वो मैं बता रही हूँ। कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको मैनुअली काउंट किया जाता है उस पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में। इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट ऑल द स्पीशीज, ऑल द नंबर ओवरऑल वर्ल्ड ग्लोबली जो काउंट करना है वो इम्पॉसिबल है, बट एक स्पेसिफिक एरिया में काउंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या बायो कंजर्वेशन के लिए जो लोग काम करते हैं, व्हाट दे डू, दे एक स्पेसिफिक लैंड में, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज को काउंट करेंगे। नाउ डू यू नो व्हाट इज फ्रगीवोरस बर्ड्स? Fruit eating फ्रूट bird. ईटिंग बर्ड्स। फ्रूट ईटिंग, राइट। अब आप बताओ कि इसका जो वैल्यू होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1। रीजन इज, मींस क्यों है ऐसा? रीजन इज कि फ्रूट अवेलेबिलिटी, फ्रूट कंप्लीट प्राइमरीली फ्रूट ईटिंग बर्ड है, यानी वो इंसेक्ट्स, दूसरे छोटे मोटे लीव्स या फिर दूसरे अदर जो पर्टिकुलर फूड मटेरियल है जो बाकी बर्ड्स भी सरवाइव करती है, ये उस पे सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, इनका मेन सोर्स ही है फ्रूट्स। अब यहाँ पे कंपटीशन क्या आ गए हैं, द मैमल्स, जो बेसिकली है यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे मोस्टली मैमल्स आ गए। अब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, नाउ दे आर देयर कंपटीशन, प्लस उनके आसपास जो भी एरिया होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर प्लांट पे फ्रूट्स होंगे ही होंगे, या फिर प्लांट्स का भी अबंडेंस इतना ही होगा। तो उसके हिसाब से वो रिलेशनशिप को देखते हुए सर्टेन वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, वही वैल्यूज आपको एज अ स्लोप बताई जाती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और समथिंग। ओके, सो मे बी दैट इज द रीजन कि वो फिक्स वैल्यूज है। देखो एनसीईआरटी का जो मेन क्या बोलते हैं कि वैल्यू है वो तो फिक्स रहेगा, जरूरी नहीं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जरूरी नहीं करंटली यही वैल्यूज चल रही हैं, बट दैट इज द लाइन। अब आप बताओ आपको क्या लगा, मीन्स आपने क्या टिक किया? मैम मैंने तो किया था 1.2, क्योंकि ना उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम किसी रीजन का ले रहे हैं तो हमें 0.1 से 0.2 तक लेना है। अगर हम किसी कॉन्टिनेंट को ले रहे हैं तो वो 0.6 से 0.2 तक, 0.6 से 1.2 तक लेना है। सो मैंने 1.2 टिक किया था। हाँ, बट द थिंग इज कि ये आपकी शायद डायरेक्ट वैल्यू है, राइट? समृद्धि आप यही यस बोल रहे मैम, थे ना? हाँ यस मैम। मैम। ओके, सो ये अगर आपकी डायरेक्ट वैल्यू है तो बच्चे, अब मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती।
दिमाग लगा मैम सकते हो आप, और स्पीशीज रिचनेस का डेफिनेशन आप समझ सकते हो, क्यों स्लोप निकाला वो आप समझ सकते हो, बट वो वैल्यूज उनकी फिक्स है, डिफाइंड है, जो एनसीईआरटी ने सोचा यही लेटेस्ट रिसर्च वैल्यू है तो यही डाल दिया। हो सकता है ये अभी डिफरेंट हो गया होगा, 1.2 हो सकता है, अभी 1.2 तो नहीं मैम होगा, कम अगर ही इसके होगा। जगह पे अलग एग्जांपल आया तो कैसे हम देंगे? ओके अगर सिचुएशनल एग्जांपल होगा बच्चे, कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्रगीवोरस के बजाय कुछ और दे और आपसे एक्सपेक्ट करें स्पीशीज रिचनेस का आंसर मींस कि आपको आता हो, ऐसा कभी नहीं होगा। रीजन क्या है, अगर इसके कैलकुलेशंस और इसके डेरिवेशंस दिए होते हैं आपको, तो पक्का अलग कुछ भी पूछ सकते थे, क्योंकि उन्होंने आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया है, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स में होता है कि एक सिचुएशन दे दिया आपको, सारे फॉर्मूलेस दे दिए, सबकी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे दी, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपसे कुछ भी पूछते हैं, आपने इमेजिन नहीं किया वो भी पूछते हैं। बट यहाँ पे कैसे है, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है इन बायोलॉजी, जब तक उसका डेरिवेशन आपको नहीं देंगे, आपसे कुछ और एग्जाम्पल पूछेंगे ही नहीं। आप बस ये देख लो कि कौन कौन से सिचुएशंस आपकी बुक में मेंशन्ड है, कौन कौन से वैल्यूज दिए हुए हैं, वही वो पूछने वाले हैं। जब तक डेरिवेशन नहीं दिया है तब तक। किसी चीज का डेरिवेशन अगर है, इन केस बुक में अगर कुछ चीज है, उन्होंने बोल दिया है कि इसका ऐसे ऐसे ये रिलेशन है, ये कैलकुलेशन है, देन कुछ भी पूछ लेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कैलकुलेट करके निकालो, ऐसा है। बट डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस लिमिटेड ही आते हैं। और मैम ऐसे भी कई क्वेश्चन है जिनका मैंने टिक कुछ और किया था और आया कुछ और है। अच्छा, मींस आपने आंसर की में प्रॉब्लम नहीं है, आपके टिक होने पे सेलेक्ट कुछ और हुआ, ऐसा? यस मैम। ओके सो बच्चे, लास्ट जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने उनको बताया हाँ मैम मैम के बताया, ऊपर? पर वो बोलते हम देखते देखते, पर अभी तक वैसा कुछ कुछ होता नहीं नहीं हुआ। है। ओके ठीक है, डोंट वरी। और ये बताओ, मुझे ये जानना है कि ओवरऑल जब आप अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल एरर्स की वजह से गलत होते हैं? तो क्या होगा ना, थोड़ा सा फिर आपके लिए रिलीफ हो जाएगा, मीन्स आपका एक्चुअल लेवल कुछ और है, मीन्स +10 +15 आप ऐसे अपने मार्क्स लेकर फिर चल सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में शायद बेटर ही होगा। वैसे हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम सबसे, बस ये संडे का लास्ट होगा, उसके बाद शायद हम प्लान करेंगे 11th के जितने भी जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो ऑफलाइन बेसिस पे ही होंगे। दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग। और मैम एक क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन होल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ओजोन होल। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन होल। और ओके ऑप्शंस दिए हैं, इट इज अ होल कॉज्ड बाय डिप्लेनेशन ऑफ द ओजोन, ओके इट इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिक रीजन एंड ऑल ऑफ दिस। ओके सो आपने क्या लिखा है? मैम शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। ओके ओके ओके, ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट विथ क्वेश्चन में रिस्पेक्ट टू बोला द है कि ओजोन। हाँ ओज विथ रिस्पेक्ट टू हाँ, ओजोन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देख बताना है। यस मैम। ओके फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओजोन होल कॉज्ड बाय डिप्लेनेशन ऑफ ओजोन। बाय डिप्लेनेशन ऑफ ओजोन। ओके सेकंड? It is caused due to chlorofluorocarbon, CFC. ओके It is formed over Antarctic region. इट इज फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिक रीजन। Yes, ma'am. अच्छा, होल इज फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिक रीजन। Yes. ओके और एंड लास्ट वाला है all of this. ऑल ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। Yes, ma'am. ओके सो हाँ मैम, इसमें तो सभी राइट है ना, तो करेक्ट फिर लग रहा है ना? हाँ। ओके मींस क्योंकि मुझे भी पढ़ के सारे ही राइट लग रहे हैं, सो मे बी क्वेश्चन करेक्ट बोलना चाहते थे, इनकरेक्ट गलती से लिख दिया। हाँ मैम, फिर तो मैंने तो all of this क्वेश्चन टिक नंबर किए बता पंकज। 106. 106 ओके ठीक है, मैंने नोट कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन राइट है, मीन सारे स्टेटमेंट राइट है, मुझे ऐसा कुछ भी रॉन्ग नहीं दिख रहा। हाँ मैम, मैंने भी ऑल ऑफ दिस दिया है और उन्होंने आंसर दिया है इट इज होल कॉज बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन। पर ये तो सही है ना? एक मिनट मैं भी समझती हूँ। कॉज्ड बाय डिप्रीशन ऑफ मींस कोई ना कोई स्टेटमेंट में ही कुछ होगा, तभी वो उसको ऑप्शन मान रहे हैं। बट अदरवाइज ऐसे सुपरफिशियली हम देखना चाहें तो ऑफ कोर्स होल तभी क्रिएट होता है जब ओजोन डिप्लीट हो रहा है।
दैट इज द ओनली स्टेटमेंट, मींस इसका जनरल रिस्पॉन्स यही होगा। और मैम एक क्वेश्चन और है, द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेट डिस्क्राइब्ड वेट बाय द वेट 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 मुझे कैचअप करने दो। हाँ बोलो, फिर से बोलो, मैं यहाँ लिखती हूँ। यस, the combined diversity at all the levels of biological organization as described by Edward Wilson is ऑफ बायोलॉजिकल biological organization इज डिस्कवर्ड बाय, as described by Edward Wilson. ओके, एज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ओके, यस, ऑप्शंस क्या क्या है? Genetic diversity, species diversity, ecological diversity और सिर्फ biodiversity. ओके, इकोलॉजिकल एंड सिर्फ ओनली बायोडाइवर्सिटी। Yes ma'am. ओके ओके, तो बेसिकली अगर एडवर्ड विल्सन की थ्योरी पे अगर हम जाएं, एडवर्ड विल्सन ने ओवरऑल मींस बेसिकली उन्होंने वैसे तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही बताया था, बट उन्होंने ओवरऑल अंटार्कटिका के सिचुएशन को एक्सप्लोर किया था, राइट? मींस उन्होंने ये चीज उन्होंने डिस्कवर की थी कि ओवरऑल जो अंटार्कटिक सिचुएशंस हैं वो कैसे क्रिएट हो रही हैं, एंड दीज आर हिज बेसिक डिस्कवरीज, एडवर्ड विल्सन के। सो देन वैसे तो उनके बहुत सारी डिस्कवरीज है, जेनेटिक, स्पीशीज, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ यहाँ पे। मैम इसका आंसर तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि बायोडाइवर्सिटी इसका आंसर है। हाँ नहीं वो है, और बट सिर्फ स्ट्रेट अवे आंसर नहीं होता, मींस ओवरऑल वही मैं कह रही थी, एडवर्ड विल्सन ने ओवरऑल वैसे तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही बताया है, उनका रिसर्च भी यही था अबाउट बायोडाइवर्सिटी। और उन्होंने मैंने एंड्स के कुछ और ऊपर, सोच लिया। मैंने क्या हाँ किया कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ना उसमें उन्होंने क्या बोला है, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। तो फिर वो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो ऑल लेवल्स पे होती है, तो मैंने बट फिर वो डेजर्ट मेरे हिसाब से पता छोड़ है क्या दिया। अप्रोच रखो इस क्वेश्चन में, मीन्स अच्छा हुआ ये पूछा, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से पता है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम्म। राइट? इन्हीं को मानते हैं ना, एडवर्ड विल्सन को ही मानते हैं ना फादर ऑफ यस मैम। बायोडाइवर्सिटी, राइट? तो मे बी दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज का राइट आंसर ही होगा। इसने ही टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया। करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली इनकी बहुत सारी मल्टीपल डिस्कवरीज है, ही हैज वर्कड ऑन एंड्स आल्सो, एंड्स के रिस्पॉन्स और उनके लाइफ के ऊपर भी उन्होंने काफी रिसर्च किया है कि एक कैसे एक स्पीशीज क्या बोलते हैं इस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ कैसे रह रहा है। सो बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, प्लस अंटार्कटिका के जितने भी नॉर्दर्न रीजन, स्पेशली अंटार्कटिका के जितने स्पीशीज थे उनके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, एंड ही केम अप विथ मल्टीपल फैक्ट्स कि कैसे एक डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में या एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो उन्होंने डिस्कवर किए थे। ओवरऑल मींस ऐसा नहीं कि कोई फिक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने ओवरऑल इन जनरल ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके ऊपर थ्योरीज और कमेंट्स किए थे। दैट्स व्हाई उनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, एडवर्ड विल्सन। और मैम एक और क्वेश्चन है जो एकदम सिंपल है पर फिर भी उन्होंने रॉन्ग दिया है। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, और ऑप्शंस है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज ओनली 8.1% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, वो तो रॉन्ग है। Nearly 45,000 species of animals and twice as many of plants have been recorded from India. वो भी right है। According to the May's global estimate, only 22% of the total species have been discovered so far. वो भी correct है। और nature's biological library is burning even before we cataloged the title of all books stocked there. वो भी राइट है। तो इसका आंसर सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है 5 से वो करेक्ट है,
वो रॉन्ग है, मीन्स फोर स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो आपका हाँ, आपने तो क्या फिर सिलेक्ट किया है इस पे? मैंने फोर सिलेक्ट किया है कि फोर स्टेटमेंट राइट है, हम्म, और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ थ्री स्टेटमेंट राइट है। ओके, बट बच्चे आपने ये बोला कि क्या बोलते हैं कि जो उसका कंप्लीट 8.1 समथिंग आपने बोला ना, वो रॉन्ग बोला आपने, राइट बोला? मींस मैम वो तो रॉन्ग है लैंड क्योंकि सिर्फ 2.4% एरिया है इंडिया का। 2.4%, ओके, दैट इज बच्चे, दैट इज डिफरेंट एरिया। मींस ठीक है, इंडिया हैज मींस समवेयर अराउंड 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड। क्वेश्चन मींस यस मैम, स्टेटमेंट जो आपके एनसीईआरटी का मुझे याद आ रहा है, दैट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। ठीक यस है, मैम, बट स्पीशी डाइवर्सिटी इज 8.1। क्या बट पूछा है उन्होंने तो ऑप्शन? लैंड ही मैम बोला है तो ना, फिर स्पीसीज बराबर है वाला ना, नहीं वो बोला। सही कह रहा है और उसने ऑप्शन 4 दिया। सेकंड गलती है और उसने ऑप्शन 4 दिया, मतलब बराबर है, 3 करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। ओके, नहीं ना, फोर करेक्ट है मतलब ना। जो इंडिया है 8.1% बच्चे वर्ल्ड 8.1 लैंड लैंड बोला एरिया या है। स्पीशीज डाइवर्सिटी बोला है? अगर स्पीशी लैंड बोला लैंड है, बोला है, लैंड देन बोला है। हाँ, लैंड देन बोला इट्स है। रॉन्ग, देन इट्स रॉन्ग। देन हाँ, नेक्स्ट इज, और क्या क्या रॉन्ग है इसके अलावा? बाकी सारे राइट लग सिर्फ रहे हैं वही मुझे। एक रॉन्ग बाकी है, सारे बाकी राइट है। 3 करेक्ट है। तो ओके, सो 1 तीन नहीं, रॉन्ग, 3 करेक्ट, दैट इज द नो ऑप्शन। मैम, फोर करेक्ट है, फोर स्टेटमेंट 5 दिए। ओके, ओके, 5 स्टेटमेंट ओके, है, फाइव में हाँ से 5 दिए बराबर। 5 स्टेटमेंट, 1 रॉन्ग, 4 करेक्ट, ये आपने ऑप्शन टिक किया, यस मैम, और उन्होंने इसको गलत बोल दिया। यस, और आंसर की क्या है? आंसर की के हिसाब से 3, 3 दिया है। 3 करेक्ट, 2 रॉन्ग। यस मैम। ओके, तो एक काम करो, बाकी 4 स्टेटमेंट्स मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कोई एक इंडिया, वर्ड, हाँ, मेगा इंडिया डाइवर्सिटी। इज, हाँ, 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक इंडिया है। फिर और एक दिया है नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द प्लांट्स। नो, नो, उल्टा, उल्टा वो स्टेटमेंट। भी राइट है। बच्चे 45 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, वर्ड प्ले किया उन्होंने यहाँ पे, हाँ मैम, उन्होंने वो गलत किया। वर्ड प्ले यस किया है। मैम, 45 स्पीशीज ऑफ प्लांट, यहाँ पे एनिमल दिया है। राइट, राइट, दैट इज द वर्ड प्ले। सब कुछ सही लिखा, 45,000 स्पीशीज, जहां पे प्लांट लिखना था वहां एनिमल कर दिया, वर्ड्स एक्सचेंज कर दिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे आपका। ये पूरा यस जो मैम। 5 स्टेटमेंट है ना, वो एक ही पैराग्राफ में 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट हाँ है मैम, आपके। एक के नीचे एक है मैम, वो पूरे। हाँ, सो ये हो गया, तो इसलिए गलत हो मैम ऐसे भी क्वेश्चन गया। आते हैं इतने ज्यादा घुमा फिरा के। राइट, राइट, दैट्स व्हाई आई सेड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, बाकी और कुछ मत पढ़ो। समझने के लिए मॉड्यूल रेफर कर लो, अगर आपको 2 लाइंस के बीच में एक्सप्लेनेशन चाहिए, मॉड्यूल लो, रिवीजन लो, बाकी सारी चीजें करो। बट वैसे क्वेश्चन, आप सच बोल रही हूँ, अगर आपको लाइन याद आ गई ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ 6 महीने, 4 महीने रह गए, जितने भी रह गए टाइम, मीन्स मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो चैप्टर्स, उनकी लाइन टू लाइन मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। एक्सप्लेनेशन देखो, अभी लेट हो चुका है, हर चैप्टर का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देख के कोई फायदा नहीं। एंड एक और बात पंकज, मुझे आपके कुछ क्वेश्चंस के अप्रोच से ऐसा लग रहा है कि आप ओवरथिंक कर जा रहे हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या फिर ये तो कैसे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको नंबर सब याद रखने हैं, इसमें आप क्या करने बैठोगे, इतना दिमाग नहीं लगा सकते आप, इतनी एनर्जी नहीं डाल सकते एक छोटे से क्वेश्चन यहाँ पे। या फिर वो इन सिटू वाला क्वेश्चन था, या फिर चलो रॉक वगैरह क्वेश्चन, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन की आंसर की गलत है। अगर वो रॉक को एज अ प्रोटीन नहीं कह रहे हैं, तो इट मीन्स आंसर की गलत है। बट मैम ऐसा लगता है कि मीन्स आंसर पता होता है, पर लगता है कि इतना सिंपल तो वो नहीं दे सकते, फिर उससे हाँ, वो यही हो गया थोड़ा सा है, तो इस टेढ़ा वजह से सोचना। आप ओवरथिंक कर जाते हो, और अच्छा खासा इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है फिर। ये बात है, मैं मानती हूँ कुछ क्वेश्चन सच में सोचने के लिए बने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, और उन पे सोचना मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ एजर्शन रीजन टाइप होते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं आपसे, उस ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन दो, तो वो हो सकता है। बट आई थिंक मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ तो 60%, 60 भी, मोर देन 60% ऐसा क्वेश्चन होगा जो डायरेक्टली लाइन उठाया होगा, वर्ड प्ले करेंगे और उस वर्ड प्ले के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा और नेक्स्ट मैम मैम यस, एक क्वेश्चन है।
हाँ बोलो बोलो, कौन सा क्वेश्चन? मैम बायो प्रोस्पेक्टिंग बताओ ना एक बार। बायो प्रोस्पेक्टिंग, हाँ मैम। एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? मैम एक क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन। 127, हाँ exploring molecular genetic and species level diversity for product of economic importance is termed as, और ऑप्शन दिया है बायोप्रोसेसिंग, बायो प्रॉस्पेरिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो प्रोडक्टिविटी। ओके ओके ओके। बायो प्रोस्पेक्टिंग जहां तक मुझे लगता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। मींस बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोकेमिकल लेवल पे, यानी पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में क्या डिफरेंस आया है। जैसे कि एग्जांपल सिनेरियो का दे दूं, रेडियल अडेप्टेशन अगर है तो मैम यानी हम्म, इसमें ये आ सकता है ना कि काउस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, हाँ हाँ क्योंकि वो भी हाँ, हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के लिए, फिर वो तो बायो प्रोस्पेक्टिंग हो गई। और बायो राइट। प्रोसेसिंग तो वो होगी जो उसमें हम करते जीन अल्टरनेशन और वो। हाँ बायो प्रोसेसिंग वो तो सिंपल है, बायो प्रोस्पेक्टिंग नया वर्ड है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल लेवल पे स्पीशीज के चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हो, या दो स्पीशीज के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर एक ही स्पीशीज के इतने वेरिएंट्स कैसे अवेलेबल है। ये सारे आंसर्स जब आप ढूंढते हो एट केमिकल लेवल, जब आप किसी की केमिस्ट्री में घुस के उसके आंसर्स ढूंढना चाहते हो, दैट इज वन ऑफ द बायो प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स। बायो प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, लेबोरेटरी या इन विट्रो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन, चेंजेस या कुछ किसी चीज को ठीक करना या माइनस करना, ये सारी चीजें जब आप करते हो, दैट इज बायो प्रोसेसिंग। ओके, देन प्रोस्पेक्टिंग आई एम नॉट श्योर आपको बताया होगा, मुझे नो नहीं मैम। लगता। हाँ नो मैम। तो वो एक नई टर्मिनोलॉजी है। ओके, सो बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने 11th-12th में पढ़ा भी है कि नहीं। ओके सो प्रोस्पेक्टिंग जो है दैट इज कंप्लीटली बायोकेमिकल एक्शंस, केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है इसमें पूरी की पूरी। एग्जांपल दे दो इस सिनेरियो का, जैसे ब्लू कलर है एनवायरनमेंट में, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का कोई पिगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपने जबकि ब्लू बटरफ्लाईज, ब्लू किसी ना किसी एनिमल्स के ऊपर देखा होगा, उनकी स्किन, उनके फर का कलर देखा होगा ब्लू, बट इन जनरल एनवायरनमेंट में, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट में ब्लू पिगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीवन, सबने ये हमारे में और रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और भी दूसरे दूसरे टाइप के कलर्स जो है वो एज अ पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। पिगमेंट मींस सच प्रोटीन्स जो उस टाइप का केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसकी वजह से वो वाला रिफ्लेक्शन दिखता है। बट द ब्लू कलर के साथ अलग सिनेरियो है, देयर इज नो सच पिगमेंट्स। एक्चुअली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की आउटर स्किन या आउटर फर या कोई भी जो भी उसका एपिथेलियल लेयर है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि लाइट अपने आप वो ब्लू वेवलेंथ ही रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड वो सिनेरियो की वजह से जो एनवायरनमेंट में ओवरऑल इन जनरल इन होल वर्ल्ड ब्लू कलर बहुत ज्यादा रेयर है। ब्लू पिगमेंट जो इट इज अ सुपर रेयर पिगमेंट जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है बाय ऑर्गेनिजम्स। तो जो ब्लू कलर आप देखते हो, जैसे मोर में देखते हो, नीलकंठ देखते हो, बहुत सारी बटरफ्लाईज देखते होगे, तो इनमें जो ब्लू कलर है दैट इज द बेसिकली अडेप्टेशन, अडेप्टेशन नहीं बोलूंगी, डायरेक्टली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अप्लाई करके उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हैं, प्रिज्म की तरह है कि रिफ्लेक्ट ही ब्लू कलर हो रहा है। तो कि कोई प्रोटीन नहीं काम कर रहा, कोई स्पेशली कोई प्रोटीन नहीं बना है, नेचुरली उनकी बॉडी वैसी है कि वो रिफ्लेक्ट ही वही कलर कर रही है। ओके, एंड इट काइंड्स ऑफ गिव्स यू होलोग्राम इमेज। तो जैसे जैसे आप उसका एंगल चेंज करते हो, ब्लू का शेड और शाइन भी चेंज हो जाता है। सिर्फ ऐसा ब्लू ही है और कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैम नेचुरली। इसका मतलब जो ब्लूबेरीज है वो एक्चुअली में ब्लू नहीं है? मीन्स उनके पास पिगमेंट नहीं, जैसे हमारा कलर क्या है, सपोज मेरा जो कलर है, मेरे पास पिगमेंट है, मेरे मेलेनिन का सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मेरा वो स्किन कलर आपको दिखता है। तो वो पिगमेंट प्रेजेंट है, मेलेनिन इज अ प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है इन द एपिथेलियल टिश्यूज। तो या फिर ब्लैक कलर, द कलर ऑफ योर हेयर, द कलर ऑफ योर लिप्स, आईज, आइरिस में जो है, ये सारी चीजें, इनफैक्ट ये वो छोड़ो, जिनके ब्लू आईज होती हैं
वो ब्लू आइज पिगमेंट की वजह से नहीं होती है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा हो जाता है जेनेटिक्स में के हिसाब से कि वो कलर ब्लू रिफ्लेक्ट करने लगता है, जबकि जिनके ब्लैक कलर है, जिनका ग्रीन कलर है या फिर जिनका ब्राउन कलर है, उनके पास पिगमेंट्स है, उनके पास स्पेशली डिजाइन प्रोटीन्स है जो उस कलर को दिखाने के काम आती है। ऐसा है, दिस इज द बेसिक। मैम पर ऐसा बोलते हैं ना, जो पिगमेंट डिफिशियंसी होगी तो उसके वजह से उसके आइरिस के कलर डिपेंड करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं जितना नहीं, कम मेलानिन होता है उतनी ज्यादा शेड लाइट होती जाती है। राइट। और जिनका ब्लैक या ब्राउन, ब्लैक कलर वैसे होता नहीं है आइस का, ये मैं बता दूं, ब्राउन, डार्क ब्राउन से लेके बाकी लाइटर 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 वर्जन आप देखते हो, और जिनके हेजल कलर या ब्लूइश कलर होते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको चार ही कलर है ना, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन ब्राउन एंड और ब्लैक। ब्लैक। राइट राइट। ब्लैक तो पूरा होता भी नहीं है कभी कभी। ब्लैक, हाँ ब्लैक एग्जिस्ट नहीं ग्रे भी करता होता है मैम कभी। ग्रे, ये सारे कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट आप कंपोनेंट्स देख पाते हो। सो दिस इज व्हाट, ये जो स्टडी किया गया, स्ट्रक्चरल और केमिकल स्टडी किया गया, दैट इज बायो पर्सपेक्टिव। सो दिस इज मींस आई एम जस्ट गिविंग वन सिनेरियो, मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे दिमाग में बायोडाइवर्सिटी आया, मैं आप लोगों को लास्ट कुछ दिनों से बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रही हूँ, सो आई वाज आल्सो स्टडीइंग अबाउट इट, तो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल केम इन माय माइंड, सो सोचा मैं आपसे शेयर करूं। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट जो आपने सीखा मैम आज। और एक क्वेश्चन है। मैम वेट, वन बाय वन सब लोगों को पहले पूछ लेने दो। हाँ मैम, क्वेश्चन दिया है और रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उन्होंने बोला है कि वो जो ऑप्शन दिए है ना उनमें से सिग्निफिकेंटली हमें बताना है। तो क्वेश्चन है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। सेकेंड दिया है, न्यूयॉर्क लोकेटेड एट 41 डिग्री नॉर्थ एंड हैज 105 स्पीशीज। थर्ड दिया है, ग्रीनलैंड लोकेटेड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज 56 स्पीशीज। The above three statements signifies that। और ऑप्शन दिया है, first, species diversity decreases as we move towards the equator. The species diversity increases as we move away from the equator. Species diversity increases at 71 north as compared to 41 north area. Greater is the distance from the equator, lesser is the species diversity. ओके ये हाई बोलना। ओके, मैम कौन सा क्वेश्चन है? 128। वन, ओके। सो बेसिकली एक बार बच्चे आप फर्स्ट ऑप्शन वापस बोलोगे। Species diversity decreases as we move toward the equator. एज वी मैम मूव मैं टुवर्ड्स, बताओ इसका। यस, मैम इसका आंसर जो है ना वो है ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लेसर इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। वो तो है, वो तो है। और वो कैसे आया? वो कैसे आया कि जो उन्होंने जो कंट्रीज के नाम दिए ना वो सर्टेन डिस्टेंस पे है पोल से और इक्वेटर से। तो फिर उसका सिंपल लॉजिक क्या है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑब्वियसली कम डिक्रीज होती होती है। है। हाँ करेक्ट। हाँ, तो फिर वही उन्होंने बोला है कि अगर जितना ज्यादा इक्वेटर से डिस्टेंस होगा उतनी कम स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी। करेक्ट करेक्ट। और जो ऊपर के जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे। जितना अभी आपने क्या बोला, जितना ज्यादा इक्वेटर के नजदीक होगा या दूर होगा? नहीं नहीं, जितना ज्यादा हम इक्वेटर से दूर जाएंगे मींस जितना ज्यादा राइट, डिस्टेंस होगा करेक्ट उतनी करेक्ट कम डाइवर्सिटी होगी। करेक्ट। मैम, उन्होंने वो फोर्थ ऑप्शन ऐसा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर किया है ना, तो वो समझ में नहीं आया। ओके ओके ओके, बट आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आया, उसका एक और आंसर भी पता स्टेटमेंट था होगा, कि अच्छा इसमें ये स्टेटमेंट है क्या, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर? नो। नहीं है ना स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कभी स्टेटमेंट आए तो ये भी सही है, अगर आप ट्रॉपिक से इक्वेटर पे जाओगे तो भी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। कम होगी। हाँ समझ में आया? तो ये भी स्टेटमेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देन लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट तो ठीक है, एल्टीट्यूड ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट होता है। एल्टीट्यूड ग्रेडियंट अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा हाइट इंक्रीज होगा स्पीशी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, ये भी एक चीज है। देन हाइट डिक्रीज होना, इन डेप्थ अगर एल्टीट्यूड जा रहे हो तो वो भी एस्पेक्ट्स है। तो ये तो बच्चे, ये तो मींस ये समझने वाली बात है कि जहां पे जो भी नियर इक्वेटर रीजन क्या है, द टेम्परेचर प्लस क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लस
जियोग्राफिकल कंडीशंस जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी उसी टाइम वही उसी एरिया में होती है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, और जैसे जैसे आप पोल में जा रहे हो इट मींस आप स्कैरसिटी की तरफ जा रहे हो, एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हो। तो इसीलिए बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स ही अपने अंदर वो अडेप्टेशंस ला पाए कि वो इस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे। दैट इज द सिचुएशन। मैम उन्होंने क्या किया है कि उसमें डिग्री दी है 71 डिग्री नॉर्थ, हाँ, वो 41 लैटिट्यूड डिग्री डिग्री नॉर्थ। दिया होगा। राइट राइट। यस मैम, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था, मींस वैसा होते हैं ना, वो क्या है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो एनसीईआरटी में है मैम, पर फिर भी होता है वो। राइट राइट। यस, अदर क्वेश्चन। यस, बोलो पंकज, आपका क्वेश्चन बोलो। यस मैम, 41 मैं डिग्री पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, एक मिनट 41 डिग्री एंड 71 डिग्री ये लैटिट्यूड का डिमेंशन दिया था आपको? हाँ मैम। ओके ओके। यस, पूछो आप पंकज। हाँ मैम, मैं पूछ रहा था कि जो आई का कलर ने आपने बोला ना अभी, तो उसके वो जो शेड्स है वो कैसे तैयार होते हैं, मीन्स अगर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लू होता है। पर मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर जो बेबी है वो ब्लू आइज के साथ अगर आया है तो उसका आई कलर अप टू 12 एज तक चेंज हो सकता है। ओके राइट। सो जिनके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते मींस आइरिस तो का फिर ऐसा क्यों, मींस आप ऐसा पूछ रहे हो क्यों उनका कलर चेंज हो सकता है? हाँ, अगर मीन्स अगर उसका जो बेबी है वो अगर उसका आई कलर ब्राउन है तो वो ये नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू नहीं हो सकता। अगर उसका ब्लू है तो वो ब्राउन हो सकता है। राइट राइट। तो वही इसलिए तो मैंने आपको समझाया ना अभी, ब्लू कलर जो ऐसा है। क्यों? हाँ, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया, ब्लू कलर क्या है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं कि जो भी लाइट उन पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो रही है कि ब्लू वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और रिफ्लेक्ट होते ही वो स्कैटर हो जा रहा है और वो कलर अपीयर होता है ब्लूइश, चाहे वो फेदर्स हो, आईज हो, स्किन हो, कुछ भी हो। ओके, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बता दिया, दैट इज सम फैक्ट रिलेटेड टू द ब्लू कलर। अभी जिनके पास कोई पिगमेंट्स नहीं है उसके ब्लू के अलावा जो बाकी कलर्स है वो पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स मतलब एक स्पेशल डेजिग्नेटेड प्रोटीन्स और ऐसे केमिकल्स जो कि अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करके वो कलर अपीयर करवा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। यानी आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि लाइट आ रही है यूनिक तरीके से, यूनिक पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही है एंड वो कलर आपको दिख रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ एंगल्स ऊपर नीचे करने की जरूरत है। और एक कंडीशन ऐसा है जहां पे स्पेशली आपके जेनेटिक्स क्या कह रहे हैं, ये प्रोटीन बनाओ, आप रिएक्शन करोगे तब जाके वो सिचुएशन आएगा और ब्लू कलर या कोई भी जो कलर है वो दिखेगा। देयर इज डिफरेंस इन बोथ, बट हमारी बॉडी नॉर्मली ब्लू कलर दिखाने के लिए कोई प्रोटीन्स नहीं बनाती। जैसे आपकी आंखों का कलर अगर ब्राउन है, ये सबका मोस्टली ब्राउन ही होगा, तो अगर आपका ब्राउन कलर है इट मींस सर्टेन पिगमेंट्स आते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके जब लाइट पड़ती है तो ब्राउन शेड अपीयर होता है। दैट इज योर सिचुएशन। बट जिनकी ब्लू कलर है उनमें कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट नहीं होने की वजह से उनकी आंखों का जो कलर स्ट्रक्चरल फॉर्म मींस आइरिस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना होगा कि शायद रिफ्लेक्शन से वो ब्लू दिख रहा है। दैट इज द सिचुएशन। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। इसीलिए जिनकी आंखें ब्लू है इनिशियल एज में उनकी आंखों का कलर चेंज भी हो सकता है। द रीजन इज, हो सकता है पिगमेंट लेटर स्टेज में डेवलप हो जाए, तो लेटर स्टेज में अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनका पिगमेंट का जो रिएक्शन होगा यूजुअल वो उनका कलर दिखेगा। बट अगर उनका बिल्कुल भी कोई भी पिगमेंट डेवलप नहीं हुआ तो एज इट इज ब्लू उनका लाइफ लॉन्ग रहेगा ही रहेगा। बट जिन लोगों का ऑलरेडी ब्लू के अलावा कोई कलर के साथ वो पैदा हुए हैं, इट मींस दैट इज देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिश्ड पिगमेंट, तो वही रिएक्शन थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। हेंस कोई और कलर वाले कभी ब्लू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। दैट इज द रीजन। सो दैट्स व्हाई आई सेड ब्लू इज सो रेयर इन द वर्ल्ड कि इसके लिए पिगमेंट अभी तक बना ही नहीं है। सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, मैं उसका बटरफ्लाई का नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इट इज वन ऑफ द बटरफ्लाई स्पीशीज जिसने नेचुरली ब्लू पिगमेंट बनाया है
थ्रू एडेप्टेशंस, बट उसके अलावा और कोई नहीं, वो भी उसके पूरे विंग्स में एक छोटा सा पोर्शन पे ब्लू कलर होता है। Okay, so that is the only one. I cannot recall the name. मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम. I just read the facts. So that is also one of the important aspect. And दूसरी चीज क्या है, जो प्लांट है वो मैक्सिमम कलर ब्लू ही एब्जॉर्ब करता है. आई थिंक यू ऑल नो दैट. आप लोग को ऑलरेडी ये पता होगा. प्लांट सबसे ज्यादा जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है स्पेक्ट्रम में से, दैट इज ब्लू, ओनली ब्लू. Okay, so that is also, ये क्वेश्चन आता है नीट में. ब्लू का वेवलेंथ पता है? कौन से वेवलेंथ में है? ओके, करेक्ट करेक्ट. बच्चे आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. मैं बोल रहा था कि बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही. मुझे मीन्स आपकी आवाज काफी कट रही है. अब आ रही है? मुझे आ रही है, बट आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, या फिर वो वर्ड्स जो हो रहे हैं मिस हो जा रहे हैं मुझसे, तो मैं सुन नहीं पा रही प्रॉपर. एक मिनट, लेट मी चेक. हाँ बोलो, अभी आप फिर से बोल के देखो. अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अभी आपने बोला कि जो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर वो लेटर, तो फिर जो विटामिन सी है उसका कंसंट्रेशन से जो मेलानिन है उसका फॉर्मेशन टेम्पररी स्टॉप हो जाता है. विटामिन सी से मेलानिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ये बोल रहे हो? हाँ. ओके. तो फिर अगर मींस अगर कोई लेता है कैफीन तो फिर ऑब्वियसली उसका मेलानिन का रेट बढ़ने वाला है, तो फिर उसका आई कलर हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं ब्लू से ब्राउन में. हाँ, बट तो फिर जो ब्राउन वाला है तो उसको हम अगर विटामिन सी का तो उसका उसमें भी चेंज दिख सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हो वो मीन्स आप सही सोच रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग लगा रहे हो आप, बट ऐसा नहीं हो सकता. अभी देखो, आपने पूछा अभी जो विटामिन सी है वो एज अ इनहिबिटर काम करता है. वो जो आपको पता होगा ना, जो ग्लूटाथियोन जो टैबलेट्स आती है वो भी विटामिन सी की होती है और वो भी स्किन कलर चेंज करने की होती है. और there is a difference in changing skin color and there is difference in changing eye color. आप आई पे अप्लाई नहीं कर सकते ना ये चीज. प्लस दूसरी चीज ये है, जिसका स्ट्रक्चर ही वैसा बन गया हो, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे चेंज करोगे ये बताओ. सेल का या प्रोटीन का या फिर जो भी फ्रेम होगा, कनेक्टिव टिश्यूज, कॉर्निया, आइरिस, इनके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा डिफाइन हो चुका है, ज्योमेट्री बन गई है. तो ये आंसर जो है मींस जिन लोगों का या जिन ऑर्गेनिजम्स का ब्लू कलर दिख रहा है उसके पीछे रीजन बायोलॉजी नहीं है, उसके पीछे रीजन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, ये कह रही थी. मीन्स अगर एक बार प्रोड्यूस हो गया तो फिर उसको मीन्स दोबारा प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, मींस आप दोबारा, जैसे आप अदर देन ब्लू कलर्स की बात कर रहे हो ना, कि ब्राउन वाले या फिर दूसरे कलर वाले भी ब्लू में कन्वर्ट हो सकते हैं. राइट, नहीं हो सकते. जरूरत नहीं है. हाँ, नहीं हो सकते कन्वर्ट. रीजन ये है क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स होते हैं. चलो आप पिगमेंट्स इनहिबिट कर दोगे तो कोई और कलर में भी अपीयर होने लगेगा उसकी वजह से, बट ब्लू नहीं होगा क्योंकि ब्लू जो कलर है वो सर्टेन एंगल में केमिकल फॉर्मूला लगा होगा, तभी मींस स्ट्रक्चर्स का सर्टेन एंगल होगा तभी वो रिफ्लेक्ट करेंगे. अगर वो एंगल नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और जिनके पास नहीं है फिर उनका ब्लू कैसे हो सकता है, ये बात है. मे भी कोई और कलर जा सकता है. आप रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क कर सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू डैमेज द आईज. हो सकता है कोई ना कोई डैमेज दैट कैन बी देयर. मैंने देखा उसमें. ओके, बोल रहे थे इस उसमें लिख के भी आ रहा था कि जो विटामिन सी का कंजम्पशन है ना हो सकता है. ओके
ओके ओके, बट इतना इफेक्टिव नहीं है अभी तक, मैंने तो नहीं सुना है। यस, इट इज अ मिलेनिन इनहिबिटर, इसे काफी लोग यूज करते हैं। कुछ चेंज हो सकता है, मीन्स अगर आपका आई का कलर क्या बोलते हैं ग्रीन है, डार्क ग्रीन, और अगर आप विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो वो लाइट ग्रीन हो सकता है। ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, दैट कैन बी और देयर अगर नेचुरली, बट इतना ज्यादा डार्क ब्राउन है तो वो कॉन्सेंट्रेशन में लाइट ब्राउन विटामिन में सी कोई नहीं कन्वर्ट। खाता ना, आप कंज्यूम नहीं करते इतना ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि हर चीज का एक लेवल है, और एट द एंड वो चीज फिर टॉक्सिसिटी में क्रिएट हो जाती है, नो डाउट। मैम ऐसे क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो वाटर सोल्यूबल है ना, वो मीन्स परमानेंटली स्टोर भी नहीं हो सकता। हाँ, वाटर सॉल्युबल है, परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, बट एक लिमिट से ज्यादा विटामिन सी क्यों कंज्यूम करोगे? कैसे कंज्यूम कर सकते हो? या तो आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको डायरेक्ट पिल्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट हमारी बॉडी का मैकेनिज्म भी वैसा है कि वो उतना ही लेता है जितना जरूरत होता है, बाकी एज अ वेस्ट वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो नो डाउट विटामिन सी का नॉर्मल से ज्यादा कंजम्पशन आपकी मिलेनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट तो जरूर कर देगा, बट साथ ही साथ जो जरूरत नहीं है और आपकी बॉडी कंप्लीटली नॉर्मल है, तो वो बाकी अमाउंट भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है। तो आप चाह के भी एक लेवल से ज्यादा कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आप विटामिन सी नेचुरली कंज्यूम करके स्किन कलर या आई कलर चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग आई एम सेइंग। ये आइडियल कंडीशन बोली उन्होंने कि हो सकता है, दैट इज द हाइपोथेसिस व्हिच इज क्रिएटेड। देयर इज अ डिफरेंस इन हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट ये बनाया कि विटामिन सी इज द इनहिबिटर ऑफ मेलानिन, तो शायद उसके कंजम्पशन को हम बढ़ा दें तो जो भी मेलानिन या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे, और उसकी वजह से शायद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड द आई, दैट इज गोइंग टू चेंज। ये हाइपोथेसिस है, बट क्या ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है? एक सर्टेन लेवल तक ही आप इंक्रीज कर सकते हो, उसके बाद नहीं। प्लस ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, जहां पे इन्फ्लामेशन की जरूरत भी होगी वहां पे भी विटामिन सी इन्फ्लामेशन होने नहीं देगा, तो आपके नॉर्मल जो बॉडी मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें इंटरफेयर करने लगेगा। ये बात है। ये एज अ टॉक्सिक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसके प्रेजेंस से कोई ना कोई रिएक्शन इंटरफेयर हो जाएगा एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू अदर साइड इफेक्ट्स। ऐसा होता है, हर चीज का चेन रिएक्शन होता है, वो होने ही वाला है, वैसा होगा। अगर ऐसा होता तो सब लोग सोच लेते ना, ऐसा कर चुके होते। दैट इज मैम द अगर जो विटामिन बी और जो है और उसका हम सपोज कंजम्पशन करना बंद कर दे और उसके कारण हेयर फॉल और बॉडी में बाकी के भी बढ़ जाए, और फिर हम बाद में फिर से कर दें, तो फिर जो हेयर है वो फिर से रिग्रो करेंगे क्या? हेयर हेयर के रीग्रो करने के लिए हेयर फॉलिकल्स का होना जरूरी है। ये प्रॉब्लम है, अगर हेयर फॉलिकल्स नेचुरली नहीं है, डीनेचर हो गया, चले गए हमेशा के लिए, तो हेयर रीग्रो नहीं कर सकते। ऐसा है। और फिर जो जो लोगों को हम कीमोथेरेपी देते हैं उनका फिर बाद में हेयर्स कैसे आ जाते हैं फिर से? क्योंकि उनका साइड इफेक्ट्स की वजह से हेयर के रूट्स लूज हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल वही रहता है। तो जैसे ही बॉडी का कंडीशन नॉर्मल होता है, उनके बॉडी से जो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं वो बॉडी से थोड़ा सा निकलने लगते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो अपने आप फिर से हेयर फॉलिकल जो अपना नॉर्मल फंक्शन करता है वो करने लग जाता है, तो वो हेयर्स जो है वो वापस आ जाते हैं। ये इसके पीछे टेक्निक है। तो हेयर लूज करना मीन्स आपके भी बाल डेली गिरते हैं, सबके गिरते हैं, तो वो रूट्स लूज हो रहे हैं, या तो एज हो गए, बुढ़े हो गए, उनका न्यूट्रिशन चला गया, कमजोर हो गए, किसी न किसी रीजन से वो चले गए। हेयर फॉलिकल वही रहता है, इसीलिए उसमें वापस से नए बाल जम जाते हैं। दैट इज अ साइकिल, ये सबके साथ होता है। बट अगर हेयर फॉलिकल ही डैमेज हो गया, तो फॉलिकल डैमेज हो गया तो वहां से हेयर क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। वही मेन एजेंट है। इट्स लाइक कि आप प्लांट से पूरा का पूरा रूट हटा दे रहे हो एंड देन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस जगह पे प्लांट फिर से ग्रो हो, तो विच इज नॉट पॉसिबल। सेम आपके हेयर पे भी अप्लाई होता है। दैट इज द थिंग। ओके, चलो। यस, एनी अदर क्वेश्चंस जो एग्जाम के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो डाउटफुल है? मैं फिर जो बहुत सारे जो टॉपिक क्वेश्चंस थोड़ा थे सा ना, आपको बता देती हूँ। यस, वो बाहर से थे।
मीन्स उन्होंने पूछा था विच एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द राइजोबियम, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है. which agriculture gene? Which agriculturally important bacterial gene is isolated from the rhizobium? Okay. और ऑप्शंस दिए हैं आर जीन, एफ जीन, निफ जीन और टी डीएनए. Okay. इनसे आर्टी में से कुछ दिया ही नहीं है, सो उसका आंसर निफ जीन है, NIF. राइट. मैम ये मॉड्यूल में दिया है. मैंने राइट आपके मॉड्यूल में दिया है. ये इनफैक्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है. सो मोस्टली मींस ये तो मुझे ऐसा लगा डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाँ, ये आपके जो जीन्स है स्पेशली, तो इन जीन्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में जीन की डिटेल्स नहीं दी है, बट नॉट जीन्स कह के एक सेक्शन है मॉड्यूल में जो मुझे याद आ रहा है, राइजोबियम बैक्टीरियम या फिर उनसे एक्सट्रैक्टेड जीन्स और उनकी फाइलोजेनी के बारे में कुछ दिया हुआ है. सो दैट इज देयर इन द मॉड्यूल. आप चाहो तो एक बार मॉड्यूल पढ़ सकते हो. और मैम और एक क्वेश्चन है ऐसा ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो वेपन. ओके. और क्वेश्चन ये क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, इश्चेरिचिया कोलाई मींस ई कोलाई, और बैसिलस एंथेरासिस. ओके. और आंसर दिया है 1 और 3. सॉरी, आंसर क्या है? 1 and 3. 1 and thick. Means Clostridium botulinum और Bacillus anthracis. ओके. नहीं, मैं वो समझ गई. वैसे तो बहुत सारे बायो वेपन्स हैं जो यूज किए जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर बैक्टीरियाज ओनली. बैसिलस एंथ्रेसिस आपका मेन है. विब्रियो कॉलेरा है. बैसिलस मेलाई है. No. ओके. तो ये भी आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं. Yes मैम. ओके. एंड वाई पेस्टिस आपने कहा क्या? बैसिलस एंथ्रेसिस एंड वाई पेस्टिस. क्या पूछा? मैं ये पूछ रही हूँ आंसर के हिसाब से. मींस ऑप्शंस क्या क्या थे क्लियरली? बैसिलस एंथ्रेसिस एंड वाई पेस्टिस. Not Y pestis, Clostridium botulinum. Okay, Clostridium botulinum. Okay. Get it. So there are many. इसमें आप मुझे नहीं लगता याद कर पाओगे. इनफैक्ट मुझे भी इतने याद नहीं है. बहुत सारे हैं. बैसिलस, साल्मोनेला टाइफाई भी है, क्लेमाइडोफिला भी है. देन मैं वो बायो वेपन्स कैसे के यूज कर सकते हैं, मींस बायो वेपन्स की तरह, क्योंकि वो तो नेचुरल डिसीजेस है ना. तो अगर आप उनका कैसे कोविड कैसे हो गया बच्चे? ये कैसे हो गया? ये भी तो नेचुरल वायरस है ना, जो कि 1962 में ही मिल गया था. और आप लोगों के 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में सेक्शन होगा शायद, जहाँ पे लिखा है कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, कोरोना वायरस लिखा हुआ है उस पे, है ना? लिखा हुआ है, शायद पढ़ लो. हो सकता है मैं गलत भी हूँ, किसी स्टेट बोर्ड की बुक में हो, बट है जरूर 12th के लेवल पे ही है ऑलरेडी. तो हो गया, ये कैसे लिख दिया फिर? और आज कैसे कोविड का पेंडेमिक आ गया? सो सिमिलरली हो सकता है आप किसी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो. कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद आप उस कल्चर को बहुत सारे एक काम, मींस आपको क्या करना है, एक बड़े वेसल में बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया को कल्चर करना है. देन उस वेसल को स्प्रेड करना है एरिया में. एंड स्प्रेड करते ही, क्योंकि वो माइक्रोब है, वो अफेक्ट करेंगे किसी न किसी को, लोग कैच करेंगे उन्हें, एंड देन फिर उसे फैलाएंगे एक जगह से दूसरी जगह. तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज कॉज कर सकते हैं, उन वायरसेस को आप उन कंपोनेंट्स को एज अ बायो वेपन आप इजीली यूज कर सकते हो. इट इज हैपनिंग. आप प्रेजेंट में जी रहे हो उसी बायो एज अ बायो वेपन ही कह लो. जैसे ये पेंडेमिक हो गया, दैट इज वन ऑफ, मींस ऐसा श्योर नहीं है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही, बट इट इज वन ऑफ द कॉजेज आल्सो. इसकी वजह से ही हुआ है. सो ऐसे ही. सॉरी,
और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, हिरुडिन accumulates in the seed of genetically engineered, और ऑप्शन है ब्रासिका नैपस, लाइकोपेरिस्कम एस्क्यूलेंथम, सैल्मोनम क्या है वो, ज़ोंबे नहीं ओके, हाँ होता, हाँ सैल्मोनम Subname नाइग्रम और Raphanus sativum. ओके Raphanus tabus। ओके। सो हिरोडिनम आपने बोला? Yes, ma'am. Hirudin. Hirudin. हाँ, हिरुडिन। ओके, हीरोडिन बोला आपने, बिकॉज दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे फिर। Yes, हाँ मैम। मैम वो तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। हिरुडिन एरिया सुनना है। ओके ओके, सो बेसिकली वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रासिका उसका आंसर है क्या? Yes, ma'am. ब्रासिका निकोस शायद। हाँ हाँ। मैम। हाँ, तो बेसिकली क्या है, हीरोडिन जेनेटिकली एक कंपोनेंट है वैसे तो, उसको जेनेटिकली इंट्रोड्यूस करवाया है इनसाइड प्लांट्स, प्लांट जीनोम। रीजन इज ताकि पेस्ट कंट्रोल किया जा सके, शायद उसी सेक्शन में ये है। पेस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी है? अगर पेस्ट उसको खाएंगे उस प्लांट को, ऑटोमेटिकली वो मर जाएंगे उसकी टॉक्सिसिटी से। हीरोडिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। नॉर्मली अगर एज अ ड्रग भी यूज होता है, इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म का ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, और ट्रांसफ्यूजन या उसका सर्कुलेशन बंद होगा, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डाई। तो ये इम्पैक्ट होता है इसका, इसकी वजह से वो पेस्ट जो है वो मर जाएगा और आगे वो चीज नहीं फैल पाएगी। तो दीज टाइप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स या फिर जीन्स जो है वो ऐड किए जाते हैं इनसाइड प्लांट्स। ये भी वन ऑफ द सिचुएशनल क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। मैम स्कोर फिर से कम हो गया, ओके, कितने हैं स्कोर? 280। 280। ओके, समृद्धि आपका 2 minutes. 242. कितने? 242. 240। ओके, एंड हाउ मच यू ऑल एक्सपेक्टेड? 300? यस मैम, अबाउ 300 लग रहा था। ओके, नो वरीज। एक दो तो क्वेश्चन आंसर की में मुझे रॉन्ग लग रहा है, एक दो सबमिट गलत हुआ है, टिक गलत हो गया है, उसकी वजह से हुआ है। सो ये एरर्स, ये वो वाले एरर्स है जो हम ओवरकम कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप मींस क्लोज टू 300 आप जा रहे हो, धीरे धीरे आप जा रहे हो। एक चीज करते हैं, अभी फुल सिलेबस एग्जाम होगा, तो फुल सिलेबस में कैसे है, एक चैप्टर पे फोकस करना नहीं है, ओवरऑल आपको बायोटेक का वेटेज रखना। और दूसरा कैसा है कि आपको बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मीन सब पे लोड थोड़ा थोड़ा ही होगा। तो हो सकता है कि फुल सिलेबस में आपके स्कोर बेटर हो, क्योंकि पूरे सिलेबस से लेने के लिए इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फिर। हर सिलेबस को कवर करना है, हर चैप्टर को कवर करना है, तब जो डेप्थ और होती है। मैम उन्होंने क्या किया कि बोला कि केमिस्ट्री में एस ब्लॉक पे टेस्ट है, और एस ब्लॉक की जगह उन्होंने कुछ और ही डाल दिया। ओके, तो बच्चे केमिस्ट्री का तो मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, क्योंकि आई एम नॉट द राइट आपको पर्सन। इतना तो पता होगा ना कि एसपीडीएफ होता है, तो फिर एक काम तो करिए आप। उसमें जो जिंक और जो है ना वो डी ब्लॉक में है, और जो लिथियम जो है ना बाकी के वो एस एस में है। सो उन्होंने जिंक और इस पे पूछा था। ओके, तो मींस आपको एस ब्लॉक की बजाय पी ब्लॉक दे दिया, ऐसा बोला, ऐसा किया उन्होंने? नो मैम, उन्होंने पीने। अलग ही चैप्टर दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया। ओके ओके, यस मैम। सो बच्चे और ये अगर ये टाइम छोटे छोटे, टेबल में बताया कि इस ब्लॉक आएगी। ओके, अगर ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हो रहे हैं जिससे आपका टेस्ट हैम्पर हो रहा है, एवरी 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 वीक हो रहा है, और ऐसा आपका लेवल आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज रेज द इशू। आज ही 12th वाले बच्चों ने यहाँ पे ये चीजें की। वैसे मैं आपसे पर्सनली जब मिलूंगी तब मैं डिस्कस करती हूँ। आई गेस फ्राइडे सैटरडे है ना इस बार अपनी क्लास, या यस सैटरडे मैम। संडे है, समथिंग थर्सडे फ्राइडे कुछ ऐसे ही है, थर्सडे मिलती हूँ मैं फ्राइडे। आपसे।
हाँ, तब मैं मिलती हूँ, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ पर्सनली. सो आई एम प्लानिंग समथिंग, लेट्स सी, आप पे भी अप्लाई करेंगे हम. आज का सेशन तो इतना हो गया. आई थॉट कि मिनरल न्यूट्रिशन हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं. नो वरीज, हमारा एक और अभी ऑनलाइन सेशन आएगा. मैं मिनरल न्यूट्रिशन तो खैर एक दिन की क्लास है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है. देन ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन कंबाइनली एक टेस्ट ले लूंगी मैं मेरे लेवल पे. तो क्या होगा, ये 2 चैप्टर मैम आपके अभी साथ आपने कुछ क्वेश्चंस निकाले क्या ट्रांसपोर्टेशन वाले के? मेरे पास है क्वेश्चंस, बट मिनरल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन भी छोटा चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन भी छोटा चैप्टर है. तो इन दोनों को मिला के मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूंगी, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है. और फिर क्या होगा, मींस ये तो 11th तो अपना चल ही रहा है, एंड देन हम जब अभी नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन आएंगे तो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं. अभी कैसा है, ये वीक आपका खत्म हो जाएगा पूरा 12th का, और नेक्स्ट वीक से आपका 11th का मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. तो हम फिर 11th का रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना चल रहा है पैरेलल. तो आपका हैम्पर भी होगा कुछ भी. सो दैट्स माय प्लान इज. और भी एक दो चीजें मैं आपसे अब ऑफलाइन में ही डिस्कस करती हूँ. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? बाकी हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के लिए करें. टाइम इज अप. आई एम आल्सो टायर्ड लिटिल मैम बिट. ये सॉल्ट एंड सोप का क्या रोल है डीएनए आइसोलेशन में? सॉल्ट एंड सोप, बेसिकली बच्चे, सोप जो होता है डिटर्जेंट, इट इज द वॉशिंग एजेंट जो सॉल्ट ने सोल्स एंड मींस आप वॉशिंग एजेंट की बात कर रहे हो ना. सॉल्ट जो होते हैं दे आर उन्होंने बोला बफर. है व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट एंड सोल ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ओके, सोल. ओके, आई थॉट बेसिकली आप इसकी बात कर रहे हो. वॉशिंग एजेंट भी होते हैं. देयर इज क्या बोलते हैं कि वॉशिंग एजेंट जो बेसिकली डीएनए के आसपास एज अ क्या बोलते हैं कि उनको रिमूव करवाते हैं, रप्चर करवाते हैं सारे सेल मेम्ब्रेन्स. लाइजिंग एजेंट उनको किया जाता है. सो सोल इन एज द सेंस आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो यहाँ पे. हाँ सोल जेल, सोल जेल. सोप मैम, सोप साबुन. सोप की बात कर रहे हो. ओके, हाँ. तो मैं सही थी फिर. सोप मीन्स आपका वॉशिंग एजेंट. द रोल ऑफ सोप इज दैट इज द वॉशिंग एजेंट. इसका काम ये है कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स होंगे उनको रप्चर करना है और वॉश आउट कर देना है एज ए डिटर्जेंट उनको. सेल मेम्ब्रेन का मेन नेचर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक. जो नॉर्मली सोप है जिससे आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, वो क्या करता है, ग्रीस को, ऑयल को रिमूव करता है. सेम हाइड्रोफोबिक एक्शन. वही एक्शन को अप्लाई किया जाता है डीएनए आइसोलेशन के लिए. तो सेल मेम्ब्रेन की लाइसिंग को वो इनहेंस कर पाएंगे. एंजाइम्स भी यूज होते हैं, बट इनको भी यूज कर पाएंगे. और उसके अलावा दूसरा आपने बोला सॉल्ट. हाँ. सॉल्ट एज अ बफर काम करता है, क्योंकि सर्टेन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है फॉर आइसोलेशन. सो नहीं, एसिडिक पीएच ना हो जाए, उस एज अ बफर एजेंट सॉल्ट को ऐड किया जाता है. दैट इज वन ऑफ द फंक्शन. ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन, डीएनए को न्यूट्रलाइज करना हो, सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना हो, वहां पे सॉल्ट हेल्प कर देता है. दैट इज द और कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉल किसके लिए यूज होता है? चिलेटिंग एजेंट आपके जो भी मेटल्स हैं, लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए बाइंडिंग के केस में. डीएनए पैकेजिंग याद आ रहा होगा अगर, तो जो वो जिंक एंड मैग्नीशियम है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, क्योंकि वो क्या है, आयन के फॉर्म में निकलते हैं ना, Mg2+, Zn+. तो ये जो आयंस है, इन आयंस को कैप्चर करके वो चिलेटिंग एजेंट अपना दूर लेकर चला जाता है, ताकि वो अब रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे. क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में वो कर देंगे, अट्रैक्शन क्रिएट करवा देते हैं, राइट, मैग्नीशियम और जिंक. तो उनको क्या करना है, उनके हेलिकल स्ट्रक्चर को लूज करना है, डीएनए स्ट्रैंड्स को लूज करना है. और वो मेटल मींस वो जो एजेंट्स है, आयन से, जिंक एंड मैग्नीशियम, उनको हमें दूर करना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट. ओके, क्लियर हो गया Yes, तीनों चीज. ओके ओके, चलो बच्चे, नेक्स्ट हम हमारा ऑनलाइन सेशन, आई थिंक, वेट, मैंने टाइम टेबल रखा है. फ्राइडे को ऑनलाइन. हमारा फ्राइडे को, ऑनलाइन हम क्या लेने वाले हैं? सॉरी, ऑनलाइन में हम फ्राइडे को वो लेने वाले हैं ना, मिनरल न्यूट्रिशन. मिनरल न्यूट्रिशन मैं ले लेती हूँ. और उसके बाद सैटरडे को हमारा, सॉरी, सैटरडे को कुछ भी नहीं है ना आपका और मेरा. नो मैम, कुछ भी नहीं. हमारा नहीं, थर्सडे को है नहीं. ना, क्या लेने वाले? वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को अपना है. ओके, विल डू वन थिंग. हम एक काम करेंगे, फ्राइडे को हम मिनरल न्यूट्रिशन ले लेते हैं, एंड देन थर्सडे को मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती हूँ. हो सकता है फ्राइडे को जो हमारा ऑफलाइन होगा, उस दिन मैं ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ. तो हम एज ऑफलाइन टेस्ट ½ एन आवर 1 आवर ले लेंगे, और 1 आवर हम पढ़ लेंगे. फिर हम ये कर सकते हैं.
ओके मैम। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑनलाइन में हम बॉटनी करते हैं और सॉरी सॉरी, क्या कहा आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, वो चला गया उसका रेंज इशू। ओके, नो वरीज, अभी करते हैं ये सेशन, अभी फिलहाल के लिए खत्म कर देते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेरीज है या सजेशंस है आप लोग मुझे मैसेज कर दो फिर। ओके, आई विल अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाहते हो। यस। मैम आप पेपर कैसे देने वाले हो? मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे देने वाले हो या फिर हमें पर्सनली देने? पेपर, डू वन थिंग, मॉड्यूल्स का पीडीएफ है सबके पास? यस मैम। हाँ, नहीं, तो पीडीएफ मैं नहीं। पीडीएफ नहीं, पूरा मॉड्यूल। मींस हार्ड कॉपी है? हाँ मैम। ओके, ठीक है, आप आपके यस मॉड्यूल्स मैम। लेकर प्रैक्टिस किया है अभी तक मॉड्यूल से कुछ भी? हाँ मैम, कुछ कुछ लेसन किया है। नो मैम। ठीक है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा। विल डू वन थिंग, मॉड्यूल अभी बिल्कुल नहीं टच करना है। मैं जब आऊंगी, आप मॉड्यूल नंबर 3 है ना, आई गेस, बॉटनी मॉड्यूल 3 जरूर लेकर आओ। हाँ मैम। बस इतना ही, दैट्स इट। उसके बाद मैं देखती हूँ, प्लस कुछ क्वेश्चंस मेरे पास होंगे तो मैं एज अ पीडीएफ आप लोगों को सेंड करूंगी। आप आपका फोन अगर लेकर आओगे, उस उतने टाइम के लिए आपको अलाउ करेंगे फोन, तो आप वो स्क्रीन पे सब देख लो एंड क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, टिक कर लिख सकते हो। मैं पेपर मैम हाँ हाँ। मैम हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ऑनलाइन में हम बॉटनी कंटिन्यू करते हैं और ऑफलाइन में हम जूलॉजी कंटिन्यू करते हैं। राइट, कर सकते हैं, बट आपका जो टेस्ट है ना ऑनलाइन में कैसा मीन्स होता है? फ्राइडे क्लास में मैं न्यूट्रिशन कम हो जाएगा हाँ, आप सही कह रहे हो, वही करेंगे, हम चेंज नहीं और करेंगे ऑफलाइन बट में हम हाँ वो करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे जज करना है कि आप लोग कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की क्लास में नहीं बैठे होंगे, मुझे देखना सबका है। तो ऐसा हो सकता है कि जो थर्सडे फ्राइडे की हमारी क्लास है, किसी एक दिन में पढ़ाया हुआ टॉपिक जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ। ज्यादा नहीं, 40-50 कुछ क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम दूंगी, यू हैव टू सॉल्व इट। आप एक पेपर निकालना, आपके आंसर की लिख देना, आप मुझे दे देना, आई विल चेक इट कि आंसर की में कितना स्कोर कर रहे हो। तो इस बहाने आपको एक टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस पेपर आप आंसर की पे लिख रहे हो, आप ऑफलाइन वे में दे रहे हो, तो शायद आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगा खुद को प्रूव करने के लिए। कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी फिर, ऐसा है। तो बाकी बच्चों का भी लेवल में देख लूंगी, अदरवाइज फिर क्या है, आप लोग सिंसियर हो, बाकी बच्चों की सिंसियरिटी भी थोड़ी लाइन पे लेकर आनी है, ये बात है। ओके, दैट्स माय टारगेट। तो लेट्स सी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, फिर हम डिसाइड करते हैं, चाहे ऑफलाइन है, ऑफलाइन या ऑनलाइन है। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, देन वी विल डिसाइड। ओके, चलो, बाय बाय बोथ ऑफ यू, गुड नाइट, बाय मैम। इन द नेक्स्ट क्लास। यस मैम।